Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल कैसे बढ़ रहा है, इस पर एक गहरी नज़र डालेंगे। बिल्कुल, ये एक ऐसा एरिया है जो बहुत तेजी से बदल रहा है। हाँ, और हमारे पास इस पर बात करने के लिए काफ़ी कुछ है। रिसर्च पेपर्स हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, नोट्स भी हैं। इनसे पता चलता है कि एआई आजकल कर क्या रहा है, कौन सी कंपनियां इसमें आगे हैं, और ये भी कि आयुर्वेद जैसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा के रिसर्च में इसकी क्या भूमिका हो सकती है। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और आखिर में अगर किसी को इस फील्ड में करियर बनाना हो तो आगे चलकर किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी। सही। तो हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि एआई क्लिनिकल ट्रायल्स को कैसे बदल रहा है, मतलब दवा बनाने से लेकर उसे मरीजों तक पहुंचाने तक पूरी प्रक्रिया पर क्या असर है। और खासकर आयुर्वेद रिसर्च के लिए इसके क्या मायने हैं, इस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो सोचिए, एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये तो क्लिनिकल रिसर्च का पूरा नजरिया ही बदल रहा है। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। बिल्कुल। तो सबसे पहले, आजकल क्लिनिकल ट्रायल के कौन-कौन से हिस्सों में एआई का इस्तेमाल हो रहा है? क्या ये सिर्फ डेटा एनालिसिस तक ही सीमित है? नहीं, ये उससे कहीं आगे है। सबसे पहले तो ट्रायल शुरू होने से भी पहले, मतलब प्रोटोकॉल डिजाइन, फिजिबिलिटी देखने में और सही रिसर्च साइट चुनने में। अच्छा, ट्रायल शुरू होने से पहले कैसे? कंपनियां क्या करती हैं, वो पुराने ट्रायल डेटा और रियल वर्ल्ड डेटा, जिसे RWD कहते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए एआई का इस्तेमाल करती हैं। इससे उन्हें अंदाजा लगता है कि कितने लोग चाहिए होंगे ट्रायल में, कितना टाइम लगेगा, कौन सी जगह, कौन से अस्पताल रिसर्च के लिए ठीक रहेंगे। अच्छा, मतलब एक तरह से सिमुलेशन जैसा। हाँ बिल्कुल, जैसे फेसी का एआई ट्रायल सिमुलेटर है या मेडिटेटा एआई का सिंथेटिक कंट्रोल आर्म, ये इसी तरह के काम करते हैं। समझ गई। तो ये तो हुई प्लानिंग की बात, और मरीजों को ढूंढने का काम, वो तो हमेशा से बहुत मुश्किल माना जाता है। हाँ, और यहीं एआई का एक बहुत बड़ा रोल आता है, मरीज ढूंढना और ट्रायल मैचिंग में। इसमें NLP और ML का इस्तेमाल होता है। NLP मतलब? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। हाँ, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो इंसानी भाषा समझता है, और मशीन लर्निंग। ये तकनीकें क्या करती हैं? ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स EHRS, पैथोलॉजी रिपोर्ट्स, यहाँ तक के डॉक्टरों के लिखे नोट्स को भी स्कैन करती हैं। अरे वाह, नोट्स को भी? हाँ, और फिर मरीजों को ट्रायल के जो मुश्किल इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, उनसे मैच करती हैं। DeepSeek AI है, टेम्पस लिंक है, ये कंपनियां यही करती हैं। ये तो कमाल है। इससे तो सही मरीज को सही ट्रायल से जुड़ने में बहुत तेजी आती होगी। बिल्कुल, खासकर रेयर बीमारियों में ये बहुत मददगार है। सही बात है। अच्छा, और जब ट्रायल चल रहा हो तब एआई क्वालिटी और निगरानी, मतलब मॉनिटरिंग में कैसे मदद करता है? हाँ, ट्रायल के दौरान भी एआई का रोल है। रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग और क्वालिटी RBQM में। आजकल मशीन लर्निंग पर आधारित सिस्टम्स हैं, जैसे TCS का RED है या इन्फोसिस का RBM प्लेटफॉर्म। ये क्या करते हैं? ये लगातार ट्रायल डेटा को देखते रहते हैं और प्रोटोकॉल या प्रक्रिया में जो संभावित गड़बड़ियां या रिस्क हो सकते हैं, उनको पहले ही पहचान लेते हैं। मतलब पैटर्न पकड़ लेते हैं। हाँ, ऐसे पैटर्न या इश्यूज जो शायद इंसान आसानी से ना पकड़ पाए। तो इससे फायदा ये होता है कि हर छोटी चीज को वेरीफाई करने के लिए साइट पर बार बार जाने की जरूरत कम हो जाती है। अच्छा, जिसे SDV कहते हैं, सोर्स डेटा वेरिफिकेशन। हाँ बिल्कुल, ध्यान उन जगहों पर ज्यादा दिया जा सकता है जहां रिस्क सच में ज्यादा है, और ये आजकल की जो अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस हैं, जैसे FDA, ICH, उनके भी मुताबिक है। वो स्मार्ट मॉनिटरिंग पर जोर देते हैं। समझ गई। और ये डिजिटल एंड पॉइंट्स क्या चीज़ हैं? आजकल वेयरेबल, स्मार्ट वॉच वगैरह का जिक्र बहुत सुनने में आता है। हाँ, डिजिटल एंड पॉइंट्स और रिमोट असेसमेंट। इसका मतलब है कि हम सीधे मरीजों से, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी से रिसर्च के लायक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। कैसे? वेयरेबल डिवाइसेस से, जैसे स्मार्ट वॉच या फिटनेस बैंड, या फिर मोबाइल ऐप्स के जरिए, जिन्हें EPROs कहते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट रिपोर्टेड आउटकम्स। ओके। जैसे आपने एप्पल हार्ट स्टडी के बारे में सुना होगा। हाँ, सुना है। उन्होंने स्मार्ट वॉच से एट्रियल फिब्रिलेशन AF पकड़ने वाली नोटिफिकेशंस को बड़े पैमाने पर वैलिडेट किया। वेरेली की स्टडी वॉच है, उसे ECG रिकॉर्ड करने के लिए FDA से मंजूरी मिली हुई है। अच्छा। और कॉनेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन डिजिटल तरीकों से मिलने वाले डेटा को, जैसे किसी की चाल, कंपकपी, नींद का पैटर्न, इनको ट्रायल्स में भरोसेमंद तरीके से इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। तो मतलब ये वेरिएबल्स अब सिर्फ स्टेप्स गिनने के लिए नहीं रहे? बिल्कुल नहीं, ये क्लिनिकल रिसर्च का हिस्सा बन रहे हैं। आपने पहले रियल वर्ल्ड डेटा RWD और रियल वर्ल्ड एविडेंस RWE का भी जिक्र किया था, और ये कि इनका इस्तेमाल अब रेगुलेटरी मंजूरी के लिए भी हो रहा है। ये क्या है असल में? हाँ, RWD मतलब रियल वर्ल्ड डेटा। ये वो जानकारी है जो रोजमर्रा के इलाज के दौरान इकट्ठा होती है। अच्छा, जैसे अस्पतालों के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, EHR से, बीमा कंपनियों के क्लेम डेटा से, मरीजों की रजिस्ट्रीज से, और हाँ, जैसे हमने कहा, वियरेबल डिवाइसेस से मिलने वाला डेटा भी। ठीक है। और RWE? RWE यानी रियल वर्ल्ड एविडेंस। ये वो सबूत है जो इस RWD के विश्लेषण से मिलता है। ये बताता है कि कोई दवा या ट्रीटमेंट असल दुनिया में, मतलब क्लिनिकल ट्रायल के कंट्रोल्ड माहौल के बाहर, कितना कारगर और सुरक्षित है। पर क्या ये पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब RCTs जितने भरोसेमंद माने जाते हैं? देखिए, ये बड़ा सवाल है और इस पर काफी बहस भी होती है। पारंपरिक RCTs को अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज जैसे अमेरिका की FDA और यूरोप की EMA, वो भी समझ रही हैं कि RWE की अपनी अहमियत है। उन्होंने इसके इस्तेमाल के लिए बाकायदा गाइडलाइंस और फ्रेमवर्क बनाए हैं। अच्छा, जैसे FDA का अपना RWE प्रोग्राम है, EMA का डार्विन EU नेटवर्क है। ये बताते हैं कि RWE को कैसे प्लान किया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे एनालाइज किया जाए, ताकि वो भरोसेमंद हो और रेगुलेटरी फैसलों में काम आ सके। और इसमें AI कहाँ फिट होता है? AI यहाँ विश्लेषण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि RWE बहुत बड़ा और बिखरा हुआ डेटा होता है। उसे समझना और उससे मतलब निकालना AI के बिना बहुत मुश्किल है। समझ गए। अच्छा, AI के कुछ और उपयोग भी हैं, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स को समझने में शायद? हाँ, बिल्कुल। कोडिंग, एब्स्ट्रैक्शन और सेफ्टी में भी AI काम आ रहा है। NLP और अब तो LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इस्तेमाल हो रहा है। किस तरह? हाँ, खासकर कैंसर जैसी फील्ड में EHR से जरूरी जानकारी निकालने के लिए। सोचिए, किसी मरीज पर इलाज का क्या असर हुआ या उसे क्या साइड इफेक्ट हुए, ये जानकारी अक्सर डॉक्टरों के लिखे नोट्स में होती है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में नहीं। हाँ, वो तो फ्री टेक्स्ट होता है। बिल्कुल। तो फ्लैटरन हेल्थ जैसी कंपनियां हैं जो AI से यही जानकारी निकालती हैं। IQIVIA का NLP प्लेटफॉर्म है जो मेडिकल कोडिंग में मदद करता है, मतलब बीमारियों या दवाओं को स्टैंडर्ड कोड देना। OM1 जैसी कंपनियां बड़ी रजिस्ट्री से AI का इस्तेमाल करके मरीजों के अलग अलग समूह, मतलब फिनोटाइप बनाती हैं, जो फिर RWE बनाने में काम आते हैं। तो ये साफ है कि AI क्लिनिकल रिसर्च के कई हिस्सों में अपनी जगह बना चुका है। हाँ, लगभग हर स्टेज पर। इनमें से कौन से काम ऐसे हैं जहां हम कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ AI ने काफी हद तक ऑटोमेशन ला दिया है? हाँ, कई जरूरी काम हैं जो अब या तो सेमी ऑटोमेटेड हैं या काफी हद तक AI पे निर्भर करते हैं, जैसे कि EHR डेटा से मरीजों की प्री स्क्रीनिंग और मैचिंग करना। AI एक लिस्ट बना देता है संभावित मरीजों की, जिसे बाद में रिसर्च कोऑर्डिनेटर वेरीफाई कर लेता है। अच्छा। फिर ट्रायल डिजाइन को सिमुलेट और ऑप्टिमाइज करना। AI टूल्स बता सकते हैं कि क्राइटेरिया बदलने से भर्ती पर क्या असर पड़ेगा, वगैरह। PC या मेडिटेटा SCM इसमें मदद करते हैं। ठीक है। रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग RBQM के लिए सेंट्रल लेवल पर अलर्ट देना, मतलब डेटा क्वालिटी में गड़बड़ी या साइट परफॉर्मेंस में दिक्कत का सिग्नल AI सिस्टम दे देते हैं। ओके। कुछ हद तक दवा खाने की पुष्टि भी, स्मार्टफोन कैमरा और AI का इस्तेमाल करके ये देखना कि मरीज ने दवा ली या नहीं, जैसे AI क्योर का सिस्टम है। ये तो इंटरेस्टिंग है। हाँ, फिर सेंसर और ऐप्स से डिजिटल बायोमार्कर निकालना, जैसे चाल, आवाज, नींद का पैटर्न। इसके लिए वैलिडेटेड पाइपलाइंस मौजूद हैं, कनेक्सा जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। और एक बहुत दिलचस्प चीज है, एक्सटर्नल या सिंथेटिक कंट्रोल ग्रुप बनाना। सिंथेटिक कंट्रोल ग्रुप, ये क्या होता है? इसमें ऐतिहासिक डेटा या AI मॉडल का इस्तेमाल करके एक तुलना करने वाला समूह कंट्रोल ग्रुप बनाया जाता है। इसका फायदा यह है कि फिर आपको प्लेसिबो ग्रुप में उतने मरीज नहीं लेने पड़ते। अच्छा, इससे ट्रायल छोटे हो सकते हैं या कम खर्चीले? हाँ, या फिर स्टडी की पावर बढ़ सकती है।
अनलर्न का प्रोकोवा प्लेटफॉर्म इसी का एक उदाहरण है, जिसे EMA से क्वालिफिकेशन भी मिला है। तो मतलब एआई सिर्फ काम आसान नहीं कर रहा, बल्कि ट्रायल करने के तरीके भी बदल रहा है। बिल्कुल, फंडामेंटल लेवल पर बदलाव आ रहे हैं। आपने कुछ तकनीकी शब्द इस्तेमाल किए थे, RDC, RWD, वियरेबल्स। इन्हें थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएंगे? और क्या इनके इस्तेमाल पर कोई खास नियम है? जरूर। RDC मतलब रिमोट डेटा कैप्चर। FDA इसे डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी DHT कहता है। इसमें क्या होता है, सेंसर, एप्स वगैरह के जरिए मरीज के घर से या उसके सामान्य माहौल से डेटा लिया जाता है ठीक है। और वो सीधे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भेजा जाता है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है FDA का पार्ट 11 नियम। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की सुरक्षा, अखंडता और प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी सुनिश्चित करता है। अच्छा, तो ये कंप्लायंस जरूरी है। बहुत जरूरी। और ये भी साफ होना चाहिए कि डेटा असल में आया कहाँ से है, उसका ओरिजिनेटर कौन है। ओके, और RWDRE? RWDRE पर हमने बात की रोजमर्रा के इलाज से मिला डेटा, RWD, और उससे बना सबूत RWE। जैसा मैंने कहा, EMA का डार्विन EU और FDA का RWE प्रोग्राम अब ये तय करते हैं कि रेगुलेटरी लेवल पर इस सबूत को कैसे प्लान और असेस किया जाए ताकि वो भरोसेमंद माना जाए। ठीक है। और वियरेबल्स? हाँ, वियरेबल्स, ये अब सिर्फ फिटनेस गैजेट नहीं रहे, ये रिसर्च ग्रेड डिवाइस बन गए हैं जो क्लिनिकली महत्वपूर्ण जानकारी दे सकते हैं। हमने एप्पल हार्ट स्टडी और वेरिली स्टडी वॉच का जिक्र किया था। हाँ। एक्टिग्राफ जैसे डिवाइसेस हैं जो एक्टिविटी और नींद मापने के लिए ट्रायल्स में बहुत इस्तेमाल होते हैं। बायोफॉर्मिस के AI एनालिटिक्स हैं जिन्हें हार्ट फेलियर मैनेजमेंट के लिए FDA से ब्रेक थ्रू का दर्जा मिला है। ब्रेक थ्रू डेजिग्नेशन मतलब ये काफी महत्वपूर्ण माना गया है। हाँ, इसका मतलब है कि FDA से एक ऐसी टेक्नोलॉजी मानता है जो गंभीर बीमारियों के इलाज या निदान में महत्वपूर्ण सुधार ला सकती है। तो ये दिखाता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ चुकी है। तो ये तकनीकें और इनसे मिलने वाला डेटा, अब ये सब मुख्य धारा में आ रहे हैं। बिल्कुल। अब उन सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं जो ये सब मुमकिन बना रहे हैं। कौन से बड़े नाम हैं इस फील्ड में? कौन से सॉफ्टवेयर ज्यादा जाने पहचाने हैं? देखिए, ये लिस्ट काफी लंबी है और तेजी से बढ़ भी रही है, लेकिन अगर हम कुछ मुख्य कैटेगरीज और उदाहरणों की बात करें तो हाँ, कुछ प्रमुख नाम। तो मेरीडेटा AI है जो डासो सिस्टम्स का हिस्सा है। ये एक्सटर्नल कंट्रोल्स SCA और इंडस्ट्री वाइड हिस्टोरिकल ट्रायल डेटा पे काम करते हैं। फेजी का ट्रायल एक्सेलरेटर है जो प्रोटोकॉल डिजाइन, फीजिबिलिटी और साइट चुनने के लिए AI इस्तेमाल करता है। ठीक है। मरीज खोजने के लिए DeepSix AI या टेम्पस लिंक है। ये अस्पतालों के सिस्टम से जुड़कर EHR और नोट से मरीज मैच करते हैं। फिर अनलर्न AI है जो डिजिटल ट्विन्स प्रोकुवा बनाता है ताकि कंट्रोल ग्रुप में कम लोग लेने पड़े। इन्हें EMA क्वालिफिकेशन भी मिला है। अच्छा। ट्राइनेक्स है जिनका फेडरेटेड RWD नेटवर्क है, मतलब कई अस्पतालों का डेटा जुड़ा हुआ है। और AI एनालिटिक्स है जिससे रिसर्च के लिए मरीजों का समूह कोहॉर्ट खोजा जा सकता है। और कैंसर के क्षेत्र में? कैंसर में फ्लैटरॉन हेल्थ बहुत बड़ा नाम है जो अब रोश का हिस्सा है। ये ऑन्कोलॉजी RWD और ML से क्लिनिकल आउटकम निकालते हैं। कॉन्सर्ट AI भी ऑन्कोलॉजी RWD और AI पर काम करता है। और डिजिटल बायोमार्कर के लिए? उसके लिए कनेक्सा एक जाना माना प्लेटफॉर्म है। मेडिकेशन एडेरेंस के लिए iCure है जिसका कंप्यूटर विजन सिस्टम है। RWE और एक्सटर्नल कंट्रोल आर्म्स के लिए OVM1 है जो बड़ी रजिस्ट्री से AI फिनोटाइपिंग करता है। और बड़े IT प्लेयर्स? हाँ, IQVIA का ANLP प्लेटफॉर्म है कोडिंग और टेक्स्ट माइनिंग के लिए। Oracle लाइफ साइंसेज का क्लिनिकल वन प्लेटफॉर्म है जिसमें AI/ML क्षमताएं हैं। बायोफॉर्मिस का बायोवाइटल्स है खासकर कार्डियोलॉजी के लिए। तो आप देख सकती हैं अलग अलग जरूरतों के लिए अलग अलग समाधान आ रहे हैं। हाँ, ये लिस्ट तो काफी लंबी है। ये तो हुई वैश्विक तस्वीर। भारत में कौन सी कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं या इसका इस्तेमाल कर रही हैं? क्या यहाँ भी कुछ खास हो रहा है? हाँ, भारत में भी इस क्षेत्र में काफी काम हो रहा है। कुछ प्रमुख नाम जिनका यहाँ बड़ा R&D केंद्र है या मुख्यालय है, उनकी बात करें तो TCS है। उनका ADDS मैस प्लेटफॉर्म है जो AI आधारित RBQM करता है। इसे कई बड़ी फार्मा और CRO कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। अच्छा। इन्फोसिस भी है जो ML इनेबल्ड रिस्क बेस्ड मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स पर काम कर रहा है। ओके। फिर नाफ्रेंस है जिनका बेंगलुरु में हब है। ये अस्पतालों के डी-आइडेंटिफाइड डेटा पर मल्टी मॉडल AI बनाते हैं। इनका मायो क्लिनिक के साथ लंबा सहयोग रहा है। इंटरेस्टिंग। Cure.ai है।
ये भारत से ही शुरू हुई मेडिकल इमेजिंग एआई कंपनी है। इनके टूल्स का इस्तेमाल रिसर्च स्टडीज में भी हो रहा है, जैसे टीबी या स्ट्रोक की पहचान के लिए। और कई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे एस्ट्राजेनेका, वो भी अपने भारतीय केंद्रों जैसे बैंगलोर या चेन्नई में एआई एनालिटिक्स और क्लिनिकल ऑपरेशंस क्षमताओं का बढ़ा रही हैं। वैश्विक स्तर पर तो हमने कई नाम लिए ही, जैसे IQVIA, मेटाडाटा, रोश, ऑरेकल, फ्लैटरॉन, टेम्पस वगैरह। तो मतलब भारत में भी डेवलपमेंट और एप्लीकेशन दोनों हो रहा है। हाँ बिल्कुल, टैलेंट भी है और जरूरत भी। चलिए, अब एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर आते हैं, आयुर्वेद। क्या एआई का इस्तेमाल आयुर्वेद जैसी पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के क्लिनिकल रिसर्च में भी हो सकता है? ये सुनने में थोड़ा अलग सा लगता है। हाँ, ये बिल्कुल संभव है और मुझे लगता है ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उभरता हुआ क्षेत्र है। कैसे? क्या इसके लिए कोई आधार है? हाँ, आधार है। देखिए, भारत में पॉलिसी लेवल पर कुछ चीजें हैं, जैसे आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी ट्रायल्स के लिए गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP ASU गाइडलाइंस 2013 से मौजूद हैं। आयुष रिसर्च पोर्टल भी है। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण, जामनगर में WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित हुआ है। हाँ, वो तो बड़ी खबर थी। बिल्कुल, और उसका एक मुख्य उद्देश्य ही है पारंपरिक चिकित्सा के लिए सबूत जुटाना, मानक तय करना और डिजिटल तरीकों को बढ़ावा देना। लेकिन ये भी सच है कि अभी पारंपरिक चिकित्सा में डिजिटलीकरण और मानकों को अपनाने में काफी असमानता है। हाँ, डेटा अक्सर मानकीकृत स्टैंडर्डाइज नहीं होता होगा। सही कहा, और यहीं एआई मदद कर सकता है। कैसे? क्या अवसर दिखते हैं यहाँ? कई अवसर हैं। पहला, आयुर्वेदिक उपचारों के लिए RWDR रजिस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं। अच्छा। इनमें मानक तरीकों से परिणाम मापे जाएं और एआई की मदद से मरीजों के अलग-अलग पैटर्न या फिनोटाइप पहचाने जाएं। दूसरा, आयुर्जेनोमिक्स और प्रकृति पर जो रिसर्च हो रही है उसे एआई आगे बढ़ा सकता है। प्रकृति मतलब वात, पित्त, कफ? हाँ, क्या प्रकृति का कोई मॉलिक्यूलर आधार है? क्या हम मरीजों को उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके व्यक्तिगत प्रोटोकॉल बना सकते हैं? एआई इस जटिल डेटा को समझने में मदद कर सकता है। CSIR IGIB का त्रिसूत्र प्रोजेक्ट इसी दिशा में काम कर रहा है। तीसरा, आयुर्वेद में जीवन शैली जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, इस पर बहुत जोर है। सही बात है। इनके असर को मापने के लिए डिजिटल एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल हो सकता है, जैसे वियरेबल से नींद, एक्टिविटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का डेटा लेना, और डिसेंट्रलाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल DCT के तरीकों का भी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, काफ़ी हद तक। और ये सब आजकल की जो ग्लोबल गाइडलाइंस हैं, जैसे FDA की DHT और DCT गाइडेंस या ICH E6R3 के क्वालिटी बाय डिज़ाइन सिद्धांत, उनके अनुरूप होगा। तो व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब हुआ? क्या आयुर्वेद ट्रायल्स भी अब ज्यादा आधुनिक और डेटा आधारित हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरा मानना है कि आयुर्वेद ट्रायल्स हाइब्रिड डिज़ाइन अपना सकते हैं। हाइब्रिड डिजाइन मतलब पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी का मिश्रण। इनमें सेंसर डेटा का इस्तेमाल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सोर्स डेटा या EDC का इस्तेमाल हो सकता है। बस शर्त यह है कि सभी नियमों का पालन हो, FDA पार्ट 11, एथिक्स कमेटी की मंजूरी, आयुर्वेद GCP, इन सब का। और WHO का जो केंद्र जामनगर में है, वो शायद इस प्रक्रिया में मानकीकरण और सामंजस्य लाने में तेजी लाएगा। ये पारंपरिक ज्ञान को वैश्विक मंच पर वैज्ञानिक वैधता दिलाने में एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। ये वाकई पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक तकनीक का एक संगम हो सकता है। बिल्कुल, बहुत दिलचस्प। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल पर आते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए, अगर कोई इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है, मतलब AI पावर्ड क्लिनिकल रिसर्च में, तो आगे चल के मान लीजिए 2025, 2027 और उसके बाद किस तरह की स्किल्स या जानकारी की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये फील्ड मल्टीडिसिप्लिनरी बन रहा है, तो कई तरह की स्किल्स का तालमेल चाहिए होगा। इसे हम कुछ मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। हाँ, बताइए। पहली, रेगुलेटरी और डेटा स्टैंडर्ड्स की गहरी समझ, जैसे नई ICH E6R3 गाइडलाइंस जो क्वालिटी बाय डिजाइन और रिस्क बेस्ड अप्रोच पर जोर देती हैं, FDA की DCT और DHT गाइडेंस, RWD RWE के फ्रेमवर्क, और CDISC जैसे डेटा स्टैंडर्ड्स, CDASH, SDTM, ADAM, ताकि डेटा कंसिस्टेंट और ट्रेसेबल हो। मतलब रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स की जानकारी बहुत जरूरी होगी। हाँ बिल्कुल। दूसरी, डेटा साइंस और ML स्किल्स। इसमें पाइथन या R जैसी प्रोग्रामिंग भाषाएं, SQL, मशीन लर्निंग की अलग अलग तकनीकें, क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, सर्वाइवल एनालिसिस, नोट्स को समझने के लिए NLP, और अब LLMs भी। साथ ही MLOps, यानी ML मॉडल्स को डिप्लॉय और मैनेज करना, उनका वैलिडेशन, ऑडिट ट्रेल्स। टेक स्किल्स तो चाहिए ही होंगी। जरूर। तीसरी, हेल्थ केयर डेटा की बारीकियों की समझ,
जैसे HL7 FHIR या OMOP जैसे कॉमन डेटा मॉडल्स, मेडिकल इमेजिंग के लिए डाइकॉम, और सबसे ज़रूरी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के नियम जैसे हिपा, GDPR और भारत का अपना DPDP एक्ट। हेल्थ केयर डेटा अपने आप में अलग होता है। बिल्कुल। चौथी, क्लिनिकल टेक्नोलॉजी का ज्ञान, EDC सिस्टम, eSource, ECOA, EPRO एप्स, eConsent, RBQM टूल्स, DCT प्लेटफॉर्म्स कैसे काम करते हैं, वियरेबल SDKs और सिग्नल प्रोसेसिंग की बेसिक समझ। पांचवी, ट्रायल ऑपरेशंस और सेफ्टी की समझ, जैसे फीजिबिलिटी और रिक्रूटमेंट के लिए एनालिटिक्स का इस्तेमाल, सेंट्रल मॉनिटरिंग और की रिस्क इंडिकेटर्स KRIs, मेडिकल कोडिंग स्टैंडर्ड्स, मेड्रा, होडी और फार्माकोविजिलेंस यानी दवा सुरक्षा में AI कैसे सिग्नल डिटेक्शन में मदद कर सकता है। ये तो काफी कुछ है। हाँ, और छठी, RWDR और डिजिटल एंड पॉइंट्स में विशेषज्ञता, रियल वर्ल्ड डेटा से सही मरीज समूह कोहॉर्ट खोजना, कॉजल इन्फरेंस यानी कारण प्रभाव का अनुमान लगाना, प्रोपेंसिटी स्कोरिंग, एक्सटर्नल कंट्रोल्स या डिजिटल ट्विन्स बनाना, सेंसर डेटा को वैलिडेट करना और नए एंड पॉइंट्स को क्वालिफाई करना। मतलब एक तरह से पूरी तरह हाइब्रिड प्रोफाइल चाहिए होगी। हाँ, टेक, रेगुलेटरी, डेटा और क्लिनिकल, इन सब का मिश्रण। और अगर किसी की दिलचस्पी खास तौर पर आयुर्वेद या इंटीग्रेटिव रिसर्च में है, तो उनके लिए इन सब के अलावा GCP, ASU गाइडलाइंस, WHO के बेंचमार्क्स और रजिस्ट्री की जानकारी जरूरी होगी। आयुर्वेद के जो हस्तक्षेप हैं, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, उनके लिए प्रैग्मेटिक ट्रायल डिजाइन कैसे करें, आयुर्जेनोमिक्स या प्रकृति आधारित स्ट्रैटिफिकेशन की बेसिक समझ, और ऐसे आउटकम मेजर डिजाइन करना जो सांस्कृतिक रूप से भी उपयुक्त हों। तो मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी जानना काफी नहीं होगा, रेगुलेशन, डेटा की समझ और क्लिनिकल प्रक्रिया की समझ, ये सब उतना ही जरूरी होगा। बिल्कुल, ये एक टीम एफर्ट होगा जिसमें अलग अलग विशेषज्ञता वाले लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो आज हमने देखा कि AI क्लिनिकल रिसर्च के लगभग हर कोने में, हर पहलू में अपनी जगह बना रहा है। ट्रायल डिजाइन से लेकर मरीज खोजना, डेटा जमा करना, निगरानी रखना, रेगुलेटरी मंजूरी लेने तक। हाँ, और यहाँ तक कि आयुर्वेद जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के रिसर्च में भी इसकी संभावनाएं दिख रही हैं। ये प्रक्रियाओं को ऑटोमेट कर रहा है, RWE जैसी नई जानकारी सामने ला रहा है और नई संभावनाएं खोल रहा है। हाँ, और यहाँ सबसे ज़रूरी बात शायद ये है कि AI को सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या टूल की तरह नहीं देखना चाहिए। ये पूरी रिसर्च प्रक्रिया को ज़्यादा कुशल, ज़्यादा डेटा पर आधारित और आखिरकार मरीजों के लिए बेहतर बनाने का एक शक्तिशाली जरिया है। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इसे सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सही विशेषज्ञता चाहिए, मजबूत डेटा गवर्नेंस चाहिए, मानकीकरण चाहिए और नियमों की गहरी समझ चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी ले आने से काम नहीं चलेगा, उसे सही तरीके से जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना होगा। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्या? जैसे जैसे AI, रियल वर्ल्ड डेटा, RWD और डिजिटल टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ता जाएगा, तो क्या पारंपरिक कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स RCT का जो लूप हम आज जानते हैं वो जड़ से बदल जाएगा? क्या भविष्य में ऐसा होगा कि दवाओं और इलाज की प्रभावशीलता का ज्यादातर सबूत हमें रोजमर्रा के हेल्थ केयर डेटा से ही मिलेगा, न कि खासतौर पर डिजाइन किए गए ट्रायल से? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा और अहम सवाल है। भविष्य शायद हाइब्रिड अप्रोच का हो। शायद। खैर, आज के लिए बस इतना ही। ये थी क्लिनिकल रिसर्च में AI के बढ़ते प्रभाव पर हमारी गहरी पड़ताल। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। धन्यवाद।